अगर आप कनाडा में आने की सोच रहे हैं या फिर आप नए नए कनाडा आए हैं स्पेशली एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, तो आपके मन में भी ये सवाल जरूर आ रहा होगा यार कि क्या मुझे कार ले लेनी चाहिए। इस वीडियो के अंदर हम ये देखते हैं कि क्या आपको कार लेनी चाहिए एज समबडी न्यू टू कनाडा, और अगर लेनी भी चाहिए तो किन बातों को उसमें ध्यान रखना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी चीज तो यह है, पहले यह देख लें कि क्या आपको कार चाहिए भी, या उसके बिना ही इट मेक्स मोर फाइनेंशियल सेंस फॉर यू टू लिव इन कनाडा। तो यार देखो, एक टाइम पे मैं भी नया था, और इनफैक्ट मैं अभी भी ये बोलूंगा मैं ज्यादा पुराना नहीं हूं, यहाँ पे मुझे करीबन 7 साल हुए हैं, तो अभी भी मैं काइंड ऑफ नया हूं। तो ये सवाल मन में जरूर आया था कि यार जाते ही क्या कार ले लें, क्या लाइसेंस बनवा लें, उसके बिना क्या जिंदगी हमारी चल पाएगी। तो इस वीडियो में मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करता हूं, जो मैंने सीखा है, जो मैंने औरों को भी, अपने दोस्त यारों को देखा है कि कार के लिए क्या प्रैक्टिकलिटी है, और कार के लिए क्या फंक्शनैलिटी, और कार के क्या फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस हैं। जब आप किसी भी जगह नए जाते हो, स्पेशली कनाडा जैसे बड़े देश में, जो लैंड मास में इतना ज्यादा बड़ा है, और जहां पे इतनी ज्यादा, मैं बोलूंगा, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सुविधाएं नहीं है, स्पेशली आउटसाइड द बिगर सिटीज लाइक टोरंटो, वैंकूवर, कैलगरी, इनके बाहर मेट्रोपॉलिटन से जाके, जहां बस सर्विस बहुत कम है और टैक्सीज बहुत महंगी हैं, और ट्रेन या मेट्रो सर्विस तो है ही नहीं आउटसाइड द एरियाज, तो वहां पे आप कम्यूट कैसे करें अगर आप वहां रहते हैं, या फिर आप एक ऐसा फाइनेंशियल डिसीजन ले जिससे आपको कार खरीदने की जरूरत ना पड़े, और आपकी लाइफ में कोई हिकअप, कोई स्पीड बम्प ना आए, और आपकी लाइफ स्मूथली चलती रहे। तो यार बात कर लेते हैं स्पेशली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की, कि अगर आप यहाँ पे आए हो तो यार आपका मेन फोकस है पढ़ना और पैसे कमाना या बचाना। तो कार एक बहुत बड़ा एक्सपेंस है यहाँ पे कनाडा के अंदर, और कनाडा जैसी और कंट्रीज के अंदर भी कार लेना एक बहुत बड़ा एक्सपेंस है। यहाँ पे अगर आपको कार लेनी है तो सबसे पहले तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अवॉइड करें कार लेना, और आप ये कोशिश करें कि यार आप अपनी यूनिवर्सिटी के पास, कॉलेज के पास, या अगर आप वर्क परमिट पे आए हैं, पीआर पे आए हैं, तो जहां आपका ऑफिस है, या मेट्रो लाइन पे, एटलीस्ट जिसको यहाँ पे सबवे बोलते हैं टोरंटो के अंदर, सबवे टीटीसी लाइन के ऊपर ही अपना घर लेने की कोशिश करें। मान लो यार अगर आपको एक कॉन्डो अपार्टमेंट मिल रहा है यहाँ पे टीटीसी लाइन के ऊपर, जिसमें आपको 10-15 मिनट की वॉक पे ट्रेन स्टेशन मिल जाता है, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर उसका रेंट मान लो $2000 महीना है, तो प्लीज गो फॉर इट, रादर देन कि आप शहर से 45 मिनट 1 घंटा दूर रहें। क्योंकि जब आप बाहर रहेंगे शहर से, तो आपका कम्यूट बहुत ज्यादा होगा, आपके वैसे भी पैसे खर्च होंगे, और इट्स नॉट जस्ट अबाउट द मनी, आपको बहुत ही ज्यादा एक नीड फील होगी। वॉलमार्ट में ग्रोसरी करने भी जाना है, प्लाजा तक भी जाना है, तो कार की, तो या तो आप उबर करेंगे यहाँ पे, या फिर आप एक कार लेंगे, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा एक्सपेंस है, और अपने साथ वो बहुत सारे और खर्चे लेके आती है। तो मेरा पहला सजेशन ये है कि प्लीज ट्राई टू स्टे नियर योर यूनिवर्सिटी, नियर योर वर्क, ऑन अ टीटीसी लाइन। थोड़े से पैसे ज्यादा लगेंगे, लेकिन वो इतने भी ज्यादा नहीं है कि आपका कार का खर्चा आ जाए। तो अगर मैं आपको यार अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं, तो देखो, जब हम लोग कनाडा आए थे, तो मैंने यही सबसे पहले स्टेप उठाया था कि मैं टीटीसी लाइन, यानी कि सबवे लाइन, यानी कि मेट्रो लाइन पर रहूं, ताकि अगर मुझे जॉब सर्च करनी है, जॉब मिल जाती है, ऑफिस जाना है, और कंट्री को समझने में टाइम लगता है यार, करीबन 1-2 साल के लिए, तो एटलीस्ट मैं टीटीसी लाइन पे ही रहूं, इजी कम्यूट रहे मेरा, ताकि मुझे कार ना खरीदनी पड़े। और वो बात अलग है कि मुझे कार लेनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे जॉब मिली अपने घर से करीबन 30-40 किलोमीटर दूर, जहां पे या तो बस से जाओगे तो 2-2 घंटे लग जाएंगे एक तरफ जाने में, तो मेरे को कार लेनी पड़ी, क्योंकि मेरी जॉब ही ऐसी जगह लगी थी। तो मैं टोरंटो से मिसिसागा जाता था रोज ड्राइव करके, तो मेरा केस अलग था। बट अगर मुझे टोरंटो डाउनटाउन में जॉब मिल जाती, तो डेफिनेटली जितना लंबा हो सकता मैं कार अवॉइड करता लेना। क्योंकि यार देखो, कार की कॉस्ट सिर्फ कार की कॉस्ट नहीं होती। इन देशों में, स्पेशली कनाडा में, क्या होता है कि जब आप कार लेने जाते हो, तो उससे पहले ऑब्वियसली आपको ड्राइवर्स लाइसेंस तो चाहिए होगा। तो लाइसेंस लेने के लिए भी यहाँ पे बहुत उल जलूल कॉस्ट लगा रखी है, कि आपको क्लासेस में जाना है, और ड्राइवर जो इंस्ट्रक्टर होते हैं ऑनेस्ट वाले भी हैं, मैं जिनको जानता हूं वो बहुत ऑनेस्ट है बंदा, लेकिन बहुत सारे ऐसे होंगे कि उनको पता है आप नए आए हो, और जबरदस्ती आपको डराने की कोशिश करेंगे, आप में कमियां निकालने की कोशिश करेंगे, और जो काम आपका $300-400 में हो जाना चाहिए, वो एक्स्ट्रा क्लासेस देके आपका काम वो $1000-1200 तक खींच देंगे, और कार लेने से पहले ही, लाइसेंस बनवाने तक ही आपके $1000-1200 खर्च हो चुके हो। अगर आप कार नहीं लेते हो, तो सोचो आपका जो सबवे का पास है वो आपको कितने का पड़ेगा। वो आपको बहुत सस्ता पड़ता है कंपेयर टू कार की कॉस्ट, ईएमआई प्लस इंश्योरेंस की कॉस्ट। दूसरी बात यह है कि यार अगर आप डाउनटाउन टोरंटो वगैरह में रहते हो, तो चलो हो सकता है आपको कॉन्डो अपार्टमेंट में आपको पार्किंग मिल जाए, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपको ऐसी जगह कहीं रह रहे हो, बाहर रह रहे हो, जहां से आपको कार ड्राइव करके टोरंटो डाउनटाउन वगैरह जाना पड़ रहा है अपने ऑफिस, तो डाउनटाउन वगैरह में तो पार्किंग $30-40 पर डे की है।
वो एज अ न्यू कमर आप अपनी सैलरी में अफोर्ड ही नहीं कर पाओगे, आपको बहुत ज्यादा फाइनेंशियल स्ट्रेस हो जाएगा। तीसरी चीज, आपको ड्रिंक एंड ड्राइव की टेंशन नहीं, आप यार उबर करके चले जाओ, कभी पार्टी करने जा रहे हो, या अगर आप टोरंटो डाउनटाउन में रहते हो या ऐसी जगह रहते हो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जाता है, तो यू कैन ऑलवेज यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट। आपको ये टेंशन नहीं है कि यार दारू पी ली, अब गाड़ी भी चला के घर जाना है, रिस्क बहुत बड़ा है, वो आपको सोचने की जरूरत नहीं है। और चलो आपका लाइसेंस आ भी गया तो आप कहते हो कि चल यार मैं कार ले लेता हूं, क्योंकि इन दी एंड मैं उबर डिलीवरीज करूंगा, उबर चलाऊंगा या ऐसा कुछ करूंगा तो मेरी एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी। और स्टूडेंट वीजा पे तो बहुत रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, तो आई डोंट नो आप जॉब के साथ साथ उबर डिलीवरी भी कैसे मैनेज करोगे। बट अगर आप कार लेने की सोचते हो कनाडा में, टोरंटो में स्पेशली, तो यार इतनी ज्यादा महंगी इंश्योरेंस यहां पे मिलती है कार की कि आपकी शायद कार की किस्त, मान लो अगर 300 $350 महीना है, तो आपकी इंश्योरेंस की किस्त, क्योंकि आप एक फर्स्ट टाइम ड्राइवर हो यहाँ पे, क्योंकि आप अगर मान लो ब्रैम्पटन जैसी जगहों पे रहते हो या ऐसे किसी हाई इंश्योरेंस एरिया में रहते हो, तो आपकी इंश्योरेंस ही शायद 400 500 600 700 महीना भी हो सकती है। तो आप सोचो, कार से डबल इंश्योरेंस की किस्त आ रही है, और एज अ स्टूडेंट, एज अ समबडी न्यू इन कनाडा, आपको कितना बड़ा फाइनेंशियल स्ट्रेस, फाइनेंशियल बर्डन अपने ऊपर पड़ जाएगा यहाँ पे। और दूसरी चीज, अगर आप कार लेने जा भी रहे हो तो मेरा हाईली स्ट्रांगली ये सजेशन है कि ऑलवेज गो फॉर अ यूज्ड कार। यूज्ड कार का मतलब ये नहीं है कि यार अब आप लोग फेसबुक मार्केट प्लेस में या आपके दोस्त के चाचा के मामे के भतीजे ने अपनी कार बेचनी है तो आप वो लेना शुरू कर दो। आपको एक ठुकी पिटी कार जो कॉस्मेटिक ठीक लग रही हो दिखने में, लेकिन अंदर से उसके अस्थि पंजर हिले हुए हो, ऐसी गाड़ी कोई लपेट सकता है। तो प्लीज बी वेरी केयरफुल। यहाँ पे ये चीजें बहुत कॉमन है, आप कार लेते हुए भी बहुत केयरफुली डील करें। मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि आप फेसबुक मार्केट प्लेस और इन सब जगहों से कार ले मत लें। अगर आपको जाना है तो प्लीज कार डीलरशिप्स पे ही जाएं। तो डीलरशिप्स में क्या होता है कि यार जब कार लेनी होती है ना, तो उनकी जो यूज्ड इन्वेंटोरी होती है, जो कार का स्टॉक है, वो हमेशा नॉर्मली एक डीलरशिप, मान लो टोयोटा है, होंडा है, माजडा है, वो लोग अच्छी कार सबसे पहले अपने लिए रखेंगे। अगर आप टोयोटा के शोरूम पे माजडा भी लेने जा रहे हो यूज, तो आपको एक पीस ऑफ माइंड होगा कि आपको चांसेस ये हैं कि आपको अच्छी ही कार मिलेगी वहां पे यूज्ड में भी। उन्होंने पॉइंट्स चेक किए होते हैं, सर्टिफाइड कार्स होती है, जो उन्होंने सर्टिफाई करी होती है, वो थोड़ी सी और महंगी पड़ती है यूज्ड में भी, लेकिन एटलीस्ट वो सर्टिफाइड चेक्स के साथ, सर्टिफिकेट के साथ आती है। यस यस यस, आई नो, नए कार लेने का सबको शौक होता है, स्पेशली अगर हम लोगों को, जैसे हम इंडिया से आते हैं, तो वहां हमारी सोसाइटी में होता है कि यार गाड़ी नई होनी चाहिए, वो मस्त गाड़ी का पन्नी उतारो, अंदर सीटों से खुशबू आ रही हो फ्रेश वाली, और एकदम सब कुछ डैशबोर्ड चमक रहा हो, कहीं पे कोई मार्क्स ना हो, और बैठे तो ओए होए होए स्वाद ही आ जाए गाड़ी चलाने का। लेकिन एज अ न्यू कमर टू कैनेडा, प्लीज यू हैव टू बी मोर प्रैक्टिकल रादर देन इमोशनल। अगर इमोशंस की बात करें तो भाई आपने इंस्टाग्राम वगैरह पे देख लिया होगा, भरे पड़े हैं कार डीलरशिप्स, लड़कियों को बुला बुला के जो कार बेच रही हैं और पता नहीं क्या क्या कर रही हैं, उनके आप कपड़े देखो, उनके बात करने का स्टाइल देखो। वो लड़कों को, स्पेशली स्टूडेंट्स को बुला के उनके साथ वीडियोस बनाती है, कंधे पे हाथ रख लेंगी, बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगी, मीठी मीठी बातें करेंगी। आपको भी पता है कि वो डीलरशिप्स ऐसी लड़कियों को क्यों यूज कर रही है। नॉट जस्ट टू सेल कार, बट द एम इज टू अपसेल यू स्टफ दैट यू रियली डोंट नीड। इसका मतलब ये हुआ कि उन लड़कियों के सामने आप ना नहीं हो जाओगे, क्योंकि हर कोई जाकिर भाई की तरह सख्त लौंडा नहीं होता, आप ना नहीं बोल पाओगे, और यह हो सकता है कि आप मैडम जी को हाँ कर दो कि हाँ मैं रस्ट प्रूफिंग भी करा लेता हूं, मैं विंडो टिंट भी करा लेता हूं, मैं ये एक्सेसरी भी लगा लेता हूं, मैं एक्स्ट्रा इंश्योरेंस ऑन साइड रोड असिस्टेंस भी लेता हूं। यू डोंट नीड एनीथिंग एक्स्ट्रा एक्सेप्ट रोड साइड कवरेज, जो आप CAA से ले सकते हो। आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो और ध्यान रखनी है, इन एडिशन टू इमोशनली इन्फ्लुएंस ना होने के साथ साथ, वो ये है कि आपको उनकी उनसे कार फैक्स रिपोर्ट जरूर मांगनी है गाड़ी के मामले में। कार फैक्स के अंदर जो होता है, आपको रिपोर्ट में सब कुछ दिख जाएगा कि इस गाड़ी में क्या क्या एक्सीडेंट्स हुए, क्या काम हुआ है, क्या खर्चा हुआ है पिछला। और नॉर्मली अगर मैं बोलूं, अगर आप यूज्ड कार लेने जा रहे हो, तो अगर खर्चा $5,000 तक का उस कार पे हुआ है तो दैट्स फाइन। उसका मैं रीजन बता दूं कि $5,000 पता है, फेंडर बेंडर नाम की एक कैटेगरी यहाँ पे बोलते हैं कि चलो हल्का फुल्का एक्सीडेंट हो गया था, हल्का सा स्क्रैच लग गया था, कुछ हो गया था, तो उसमें यहाँ पे ये ठीक नहीं करते, ये सीधा पार्ट ही रिप्लेस कर देते हैं। मेरी खुद की गाड़ी में किसी ने मार दिया था और हल्के फुल्के स्क्रैच आए थे बम्पर पे, ले मैं ठीक कराने गया तो उन्होंने बोला इंश्योरेंस में कवर्ड है तो हम आपका पूरा बम्पर लगाएंगे। तो अगर मैं उसको ठीक कराता, तो अगर वो काम $500-600 में हो जाता, अब वही चीज मेरी $2,000 की कारफैक्स पे चढ़ गई। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर $4-5 हज़ार तक का है तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, कारफैक्स रिपोर्ट सब दिखाएगा। यार यूज्ड कार के बारे में हमने काफी बात कर ली, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं न्यू कार के ऊपर। अगर आपको लगता है कि यार नहीं, मैं तो एक कार फैन हूं, मैं तो दीवाना हूं कार्स का, और आज तक मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ
न्यू कार जी रखी है, वो जो नए कार की स्मेल है, आय हाय हाय, इट इज लाइक नशा टू मी। और वो तो एक किक मिलती है आपको उससे, और आपके पास इतने पैसे हैं कि आप नए कार का मन बना चुके हैं, तो फिर नई कार लेते हुए भी आपको कुछ चीजों का ध्यान जरूर रखना है कनाडा के अंदर। नंबर 1, आप जो भी कार सेलेक्ट कर रहे हैं, आपको यह देखना है कि उसकी इंश्योरेंस कितनी आएगी। इसका बहुत सा आसान तरीका है, ये आप कैसे करेंगे। मान लो आपको टोयोटा की कोई गाड़ी लेनी है, तो आप toyotacanada.ca या toyota.ca जो भी इनकी वेबसाइट है उस पर जा सकते हैं, कार का मॉडल नंबर देख सकते हैं। अगर विन नंबर अवेलेबल है तो बड़ी अच्छी बात है, VIN विन नंबर, यहाँ पे एक सीरियल नंबर होता है कार का जिसके बेसिस पे ही सारा कुछ चलता है। अगर विन नंबर अवेलेबल है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो आप उस गाड़ी का मॉडल नंबर विद ट्रिम, ट्रिम मतलब मॉडल के अंदर कौन सा ट्रिम आ रहा है उसका, तो टोयोटा हाईलैंडर XL, XE, XS फॉर एग्जाम्पल, ऐसा आप नोट करें। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप कार डीलरशिप पे जाने से पहले ही 2-4 इंश्योरेंस कंपनीज को फोन करें कि भाई ये मेरा ड्राइवर्स लाइसेंस है, ये उसका नंबर है, ये उसकी कैटेगरी है, यहां मैं रहता हूं, ये मेरा एड्रेस है, और ये गाड़ी का ये ट्रिम मॉडल नंबर मैं लेने की सोच रहा हूं, तो मुझे इसकी इंश्योरेंस कितने की पड़ेगी। ये आप प्रिपेयर्ड होकर जाएं डीलरशिप पे, आपको एक बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि यार कार की किस्त तो मुझे कितने की पड़ेगी, लेकिन क्या मैं इसको ओवरऑल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप अफोर्ड कर सकता हूं, क्योंकि मेरी इंश्योरेंस कितनी पड़ रही है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है आपको पहले के 2-3 सालों के लिए। दूसरी चीज, आपको अगर नई कार लेनी है तो ठीक है, मैं समझता हूं, अगेन अपग्रेड्स आपको नहीं लेने चाहिए किसी डीलरशिप से, लेकिन नई कार अगर आप ले भी रहे हैं तो आपको यह भी उसमें देखना है कि नई कार के अंदर आप कौन सी कार ले रहे हैं, क्या आपको नीड है या आपकी ग्रीड है। अगर तो आपके पास बहुत सारा कैश पड़ा है तो भाई ईच टू देयर ओन, आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन अगर आपको कार चाहिए क्योंकि आपकी जरूरत है, आप फैमिली वाले हो, आप स्टूडेंट नहीं हो, आप एक बीवी बच्चे वाले बंदे हो, आपको शहर में नहीं रहना, आपको शहर से बाहर रहना है, और आपको नई कार भी लेनी है, और आपको पता है कि यार डेली का मेरा तो आना जाना डाउनटाउन टोरंटो जॉब में लगेगा आराम से 2-2.5 घंटे, और मैं वीकेंड्स पे या शाम को उबर डिलीवरियां भी करूंगा, तो कार इज अ मस्ट नेसेसिटी फॉर माई लाइफ। तो आप नई कार लेना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन उसमें भी आप नीड ग्रीड में डिफरेंस करते हुए ये देख सकते हो कि यार क्या मुझे BMW ही लेनी है, मर्सिडीज ही लेनी है, या फिर मैं एक बहुत ही अच्छी जापानीज कार टोयोटा, होंडा, मैज़दा, निसान, इनमें से कोई ले सकता हूं। तो यार इस वीडियो को रैप अप करने से पहले एक बार समराइज कर लेते हैं क्विकली कि अगर आप न्यू कमर टू कनाडा हो और आपको कार लेनी, तो किन चीजों का ध्यान रखना है जो हमने इस वीडियो में डिस्कस करी है। नंबर 1 कि आप कोशिश करो कि आप यूज्ड कार ही लें। नंबर 2, यूज्ड कार ले रहे हैं तो कोशिश करें कि ऑथराइज्ड डीलरशिप से ही लें, यानी कि ना कि प्राइवेट सेल या फेसबुक मार्केटप्लेस वगैरह से लें। नंबर 3, किसी भी तरीका के अपग्रेड, अपसेल्स, एक्स्ट्रा चीजें आप ना लें तो बेटर रहेगा। नंबर 4, जो आप सोच के गए हैं उसी पे टिके रहें, अपने बजट पे, अपनी नीड्स पे, कार सेल्समैन के प्रेशर में या फिर जो वहां पे सुंदर सुंदर कन्याएं घूम रही हैं उनके प्रेशर में ना आए। नंबर 5, जो कि होना चाहिए सबसे बड़ा रीजन, नंबर 1 रीजन, वो ये कि कोशिश ये करें कि आप कार ना लें, आके आप कोशिश करें TTC सबवे लाइन पे रहने की, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे लाइन पे रहने की, और आराम से डिसाइड करें कि आपको कार रियली चाहिए कि नहीं। अभी कनाडा आने की सोच रहे हो या फिर अभी अभी आए हो और कार लेने के बारे में सोच रहे थे, प्लीज ये बताओ कि ये वीडियो देखने के बाद आपको कैसा लगा, या फिर आपने अगर अभी अभी कार ली है इन द लास्ट 6 मंथ्स तो आपका एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है। यू नेवर नो कि आप ये एक्सपीरियंस शेयर करो, ये कमेंट आपका कौन पढ़ ले और किसकी किधर क्या हेल्प हो जाए। फिर मिलेंगे बहुत जल्दी एक और वीडियो टॉपिक के साथ। आप भी मुझे बता सकते हो अगर आपको किसी टॉपिक पे इंफॉर्मेशन चाहिए। और मैं ओंटारियो के अंदर एक रजिस्टर्ड रियल्टर हूं, रियल एस्टेट एजेंट हूं, तो अगर आपको ओंटारियो स्पेशली टोरंटो GTA के अंदर रियल एस्टेट से रिलेटेड कुछ भी सवाल जवाब करने हैं, क्वेश्चन करना है, कुछ भी डाउट है, तो प्लीज आप मुझे एक मैसेज भेज सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू एंड गाइड यू इन द राइट डायरेक्शन। तो भाई ठीक है, आने वालों को भी नमस्ते और जो आ चुके हैं उनको भी नमस्ते, और सबके लिए वेलकम टू कनाडा।